हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जब तांग संग कंपटीशन में थैनोस को यूज करता है फाइट में, फिर इससे काफी कमोशन भी क्रिएट होता है और एंसेस्टर कोर्ट इसे थैनोस को यूज करने से मना भी कर देते हैं। अब तांग संग कैसे आगे फाइट करेगा इसके बिना में, अब आगे हम ये देखने वाले हैं। अब आगे यहाँ पे आने के बाद तांग संग शू आनियू से मिलता है। शू आनियू से कहता है, मैंने कल के बारे में सुना, पहले तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपके न्यूट्रल स्टेट के बारे में। एक बार मैं क्रिस्टल सिटी का लॉर्ड बन जाऊँ, फिर मैं आपके क्लैन को भी इन्वाइट कर सकूंगा आपके हेल्प के लिए, मगर हमारा क्लैन ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके हैं। तांग संग भी कहता है, उस टाइम पे मैं भी आऊंगा क्रिस्टल सिटी में। निंग चेंग भी तांग संग के पास में आता है और ये इसे कांग्रेचुलेट करता है कल के बारे में। तांग संग इसे थैंक्स करता है। प्री एंसेस्टर के बारे में सभी काफी समय से जानते हैं, मगर जबकि ये काफी डीप स्लीप में थे और जब से ये जागे हैं, फिर एक एम्पर को ही खत्म कर दिए। इस बात का ही कमोशन काफी फैला है और जब से तांग संग कॉम्पिटिशन में डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन को लेकर आया है, इससे भी कमोशन फैला है। टिहानु एम्पर तांग संग के कंडीशन को मानना नहीं चाहते थे। ये जानते थे कि इससे ब्लू गोल्ड क्लैन को काफी रेपुटेशन गेन होगा, मगर ये तांग संग के डैड प्रपोजल को मना भी ना कर सके इतने सारे एम्पर के सामने में। अब थोड़ी देर में तांग संग के पास में जिन म्योलिन भी आता है और ये कल के बारे में इससे माफी भी मांगता है। इस पे तांग संग कहता है, नहीं कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, मैं कब तक इस तरह से ड्रैगन को फाइट में यूज कर पाता। तांग संग इसके साथ में अब आगे जाता है। जब ये वेडिंग रूम में आ जाते हैं, फिर दूसरे भी तांग संग को देखते हैं। इस टाइम पे सभी काफी स्ट्रेंज लुक दे रहे होते हैं तांग संग को, और ये हो भी क्यों ना, कल का न्यूज सभी को मिल चुका है कि एंसेस्टर कोर्ट को तांग संग के ड्रैगन को रोकना पड़ा है इस कॉम्पिटिशन में। टिहानु अब आज के फाइट को स्टार्ट करने को कहते हैं। इस पे तांग संग आगे आता है स्टेज पे। इसे देखकर ऑडियंस भी शोर करते हैं। तांग संग का इस बार ओपोनेंट शू आनियू है और आज के रेफरी हेवनली एम्परर है। तांग संग और शू आनियू दोनों ही इन्हें ग्रीट करते हैं। हेवनली एम्परर कहते हैं, ठीक है, आज के फाइट के लिए क्या तुम दोनों रेडी हो? ये सुनकर शू आनियू तांग संग की ओर देखता है और फिर हेवनली एम्परर को कहता है, मैं इस फाइट में हार मानता हूँ। ये सुनते ही पूरे ऑडियंस और हेवनली एम्परर ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं। हेवनली एम्परर कहते हैं, तुम हार मान रहे हो? शू आनियू कहता है, हाँ, मैं इस बात को लेकर काफी सीरियस हूँ और मैं हार मानता हूँ। ये कहता है, चीफ जिन मेरे ड्रैगन क्लैन को लेकर काफी काइंड है और मेरे ड्रैगन क्लैन का काफी हेल्प भी करने वाले हैं। मैं इनका काइंडनेस को रिपे करना चाहता हूँ। शू आनियू के पास में अभी 4 पॉइंट्स ही हैं और अब इस मैच के बाद तांग संग के पास टोटल 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। जिसके पास 10 पॉइंट हो चुका है वो फाइनल में एंटर कर सकेगा। दूसरे कैंडिडेट भी इस बात से सरप्राइज ही है कि तांग संग यूं ही फाइनल में चला गया है बिना फाइट किए हुए। इसे जीत हासिल हो चुका है। मी गोंजी भी अपने रूम में ही बैठी होती है और ये भी इस थिंग को देखती है और कहती है, लगता है कि पावरफुल क्लैन जैसे कि ड्रैगन क्लैन ये भी जिन म्योलिन को काफी वैल्यू करते हैं। शुकन भी यहाँ पे है और ये कहती है, लगता है कि ये जिन म्योलिन काफी चालाक है, ये अपने हर थिंग को काफी अच्छे से प्लान किया है। ऐसा लगता है देखने में कि ये सभी थिंग नेचुरली हो रहा हो, मगर ऐसा नहीं है, तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा इससे। मी गोंजी भी सही लाती है। नेक्स्ट फाइट मी गोंजी का ही होगा और ये शायद ला मुकियान को फेस करने वाली है। ये मैन विद रिबन क्लैन से है और ये अपने पंजे का काफी अच्छे से यूज भी कर सकती है। अब मी गोंजी निकल कर सामने आती है स्टेज पे और साथ ही ला मुकियान भी। हेवनली एम्परर अब इन दोनों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों रेडी हो फाइट के लिए? इस पर ला मुकियान अपने हाथों को आगे करती है और इसके हाथ में एक लॉन्ग स्वॉर्ड अपीयर होता है। दोनों का फाइट भी स्टार्ट होता है। ला मुकियान इसका स्वॉर्ड नेचुरल एनर्जी को गैदर कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। मी गोंजी अपने असुरा स्वॉर्ड को भी कवर करती है। दोनों ही साइड अपने अपने स्वॉर्ड को होल्ड किए हुए हैं। तुरंत ही दोनों का स्वॉर्ड एक दूसरे से कोलाइड करता है। कोलिजन के टाइम पे दोनों के स्वॉर्ड में काफी वाइब्रेशन भी होता है। निंग चेंग ये वेटिंग रूम में खड़ा होकर फाइट को देख रहा है और कहता है, इन दोनों का स्वॉर्ड काफी अच्छा है। ला मुकियान का स्वॉर्ड इसके इमोशन से प्रभावित होता है, फिर इसका जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है उतना ही पावरफुल फोर्स भी निकलता है। इसे स्वॉर्ड ऑफ सैडनेस भी कहा जाता है। मी गोंजी का भी स्वॉर्ड कोई कम नहीं है, ये असुरा स्वॉर्ड है। ला मुकियान ये मी गोंजी के हर मूव पे नजर रखे हुए है और इसे केयरफुली देख भी रही है। फाइट करने के दौरान में मी गोंजी जब ये असुरा स्वॉर्ड को यूज करती तो देखने में ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड काफी स्लो है, मगर इसके पास वो पावर है जिससे ये किसी भी थिंग को कट कर सकता है। ला मुकियान और मी गोंजी इन दोनों के स्वॉर्ड के बीच में कोलिजन भी अब चलने लगता है। इस सिचुएशन में भी मी गोंजी शांत है। अभी ला मुकियान ये मैन विद रिबन क्लैन में काफी फेमस भी है। ये निंग चेंग के साथ में शादी भी की है, फिर ये दोनों ही अपने क्लैन में काफी फेमस भी है और दोनों ही एम्पर बनने के लायक भी है। इस कॉम्पिटिशन में ला मुकियान ये फाइट को पहले भी हार चुकी है। अभी ये मी गोंजी के साथ फाइट में इसे भी प्रॉब्लम होता है कि ये इसे कैसे फाइट करे। इधर मी गोंजी अपने असुरा स्वॉर्ड के पावर के फ्लो में ही अटैक कर रही होती है, एक रिदम को फॉलो करती है। इधर ला मुकियान ये अपने फुल पावर को रिलीज करती है। स्वॉर्ड ऑफ सैडनेस इसका भी पावर कम नहीं है। जैसे जैसे ये पावरफुल होता जाता है इसका वेट भी इंक्रीज करता जाता है और इसे कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। और अभी ला मुकियान इस सिचुएशन को फेस कर रही है। इधर वेट इंक्रीज करने के कारण से मी गोंजी इसके स्वॉर्ड के अंदर में सप्रेस होने लगती है। ये देखकर मी गोंजी भी अब अपने पावर को रिलीज करती है और अपने असुरा स्वॉर्ड के साथ में टियांजी डांस को भी परफॉर्म करती है, जिससे स्पेस पावर भी इंक्रीज करता है और साथ ही असुरा स्वॉर्ड के लाइट को फुली रिलीज करती है। रेड लाइट निकल कर साइन भी करता है और जब ये स्विंग करती है ये सीधा अरीना को 2 पार्ट में कट कर देता है। इस स्वॉर्ड लाइट को ला मुकियान हैंडल भी नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। इधर मी गोंजी अभी भी एयर में फ्लोट कर रही है। हेवनली एम्परर भी इस सीन को देखते हैं और मी गोंजी को विनर अनाउंस कर देते हैं। पहले हेवनली एम्परर भी असुरा स्वॉर्ड के पावर से इंजर हो गए थे और आज ये वापस से असुरा स्वॉर्ड के पावर को देखे हैं। इसे देखकर ये भी सोचते हैं इसमें वो पावर है जो एक एम्परर को भी इंजर कर सकता है। इधर इस फाइट को देखकर निंग चेंग कहता है, क्या ये हार गई इस फाइट को? ये उम्मीद भी नहीं कर रहा था इस बात का। ला मुकियान इस फाइट को
को हार जाएगी। इस फाइट को हेवनली एम्परर ही रोक दिए थे। ला मोकियान के हालत को देखकर फाइट रुकने के बाद ये भी कुछ खास नहीं कहती, जबकि ये भी जानती है कि आगे क्या हो सकता था, क्योंकि अगर ये फाइट चलता रहता फिर ये मारी भी जा सकती थी। तांग संग निंग चेंग के साथ में है और ये इसे कहता है अपने लाइफ को खोना एक मैच के लिए ये सही डिसीजन नहीं है। आगे काफी मैच भी बचा हुआ है अभी फाइट करने को, आगे चांसेस भी मिलेगा जीतने का। जिंगांगू भी इस टाइम पे इनके साथ में ही है और ये भी फेक स्माइल करता है। ये ऑलरेडी 2 फाइट को हार चुका है। तांग संग ने भी इसे लास्ट मैच में डिफीट किया था और आज इसका फाइट लू याओ से है जो कि मेटल ड्रैगन है और इसके साथ फाइट में इसका चांसेस भी कुछ खास दिख नहीं रहा जीतने का। इधर मिंग ओंजी स्टेज से उतर कर आ रही होती है। इसे अंदर ही अंदर कुछ सही फील नहीं होता। अभी ये अपने अंदर में एक डिफरेंट पावर को फील करती है। इसका ब्लड लाइन है इसे काफी पावर भी सप्लाई कर रहा है और इसे फील होता है जैसे कि कोई फोर्स है जो इसे सप्रेस भी कर रहा है। तांग संग ने पहले भी इसे एक्सप्लेन किया था, ये फीलिंग सुपर ब्लड लाइन के कारण से है। अगर ये ऐसा फील कर रही है फिर ये एम्पर लेवल पर जाने वाली, क्योंकि अब ये अपने लिमिट को क्रॉस करेगी। ये काफी करीब आ चुकी है। इससे एम्पर वर्ल्ड इसके अंदर में फील हो रहा है। इधर जहाँ पे एम्परर्स बैठे हुए हैं, टिहानु एम्पर सभी को कहता है मी गॉन्जी का स्वॉर्ड ये कहाँ से आया है। ये सुनकर व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं तुम इसके स्वॉर्ड को भी बैन करना चाहते हो। तांग संग के ड्रैगन को तो बैन कर ही दिया है। उस टाइम पे ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये जानते हैं तांग संग इस ड्रैगन को यूज करके ही अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था और अपने पावर को यूज भी नहीं कर रहा था। इसके कारण से टिहानु एम्पर कहते हैं मैं बस इस स्वॉर्ड को लेकर ही क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आया है। व्हाइट टाइगर एम्पर कहते हैं वैसे मैं भी नहीं जानता कि ये स्वॉर्ड कहाँ से आया है, मगर तुम एक बात समझ सकते हो कि मैंने उसे ये स्वॉर्ड दिया है। जब इलाइट कॉम्पिटिशन चल रहा था उस टाइम पे मिंग ओंजी का ये स्वॉर्ड उतना पावरफुल नहीं था, मगर अब ये काफी पावरफुल है और इस बात को टिहानु एम्पर भी नोटिस करता है और ये कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये आया कहाँ से है। सॉर्ड एंड डीमन एम्पर कहते हैं मैंने भी स्वॉर्ड को फील किया था पहले, मैं जानता हूँ इसके बारे में। इस स्वॉर्ड को स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। ये सिर्फ इवल फोर्सेस पे ही ज्यादा असर करता है। ये सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं और टिहानु एम्पर कहते हैं ये स्वॉर्ड के पास खुद का ही विजन है। इंटरेस्टिंग। इधर तांग संग अब इस जगह से निकलता है जबकि मी गॉन्जी का भी फाइट खत्म हो चुका है। तांग संग सेमीफाइनल में फर्स्ट पोजीशन को हासिल करना चाहता है, मगर ये जानता है कि बिना थैनोस के ये कर पाना मुश्किल है, जबकि ये अपने पावर को यूज नहीं करने वाला है। तांग संग इस कॉम्पिटिशन में मी गॉन्जी को भी लेकर सोचता है कि ये इसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता है, मगर इसे अवॉइड करने के लिए दोनों का हाई रैंकिंग होना जरूरी है। इस कॉम्पिटिशन में तांग संग के पास अभी टोटल 5 विन्स है। अगर इसे फर्स्ट प्लेस को हासिल करना है फिर इसे अभी भी 2 और गेम को जीतना होगा। व्हाइट टाइगर होटल में आने के बाद तांग संग ने इस मैच को लेकर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। इस कॉम्पिटिशन में पर्ल ऑफ डून भी यूज होने लगा है, जो कि ऑप्शन में सेल भी हुआ था। टॉप आइटम में से एक आइटम ये भी था और ये आइटम डार्क ड्रैगन क्लैन के मेंबर के पास में आता है। तांग संग जानता है कि अब नेक्स्ट मैच में जो इसका ओपोनेंट होगा वो हार तो नहीं मानने वाला है, जबकि सेमीफाइनल में 3 राउंड हो चुके हैं। इसमें मेल कैंडिडेट में तांग संग फर्स्ट पोजीशन को ले चुका है, जबकि इसके पास में ज्यादा पॉइंट है। तो फिर इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जाओ पिंग आता है, ये डार्क ड्रैगन क्लैन से है, और थर्ड पोजीशन पे शू वानियो आता है। अभी इन दोनों के पास में ही चांसेस है क्वालिफाई होने का। तांग संग सोचता है नेक्स्ट 2 मैचेस में इसे जाओ पिंग नहीं तो निंग चेंग से फाइट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट डे अब तांग संग अरीना में आ जाता है। यहाँ पे ये वेडिंग रूम में निंग चेंग से मिलता है। इसे देखकर ये कहता है फिर कैसा चल रहा है सभी थिंग। ये कहता है इस कॉम्पिटिशन में जाओ पिंग ये काफी डिफिकल्ट है इसे डील करना। ये लास्ट मैच इसके साथ में हार भी गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि जब उसने अपने पर्ल ऑफ डूम का यूज किया फिर इस पे बैड लक भी आ गया था और अभी भी ये पूरी तरह से हटा नहीं है। इसके ऊपर अभी भी बैड लक है। इसके लिए इसे अब टिहानु क्लैन में जाना होगा और जाकर वहाँ पे बैड लक को रिमूव करवाना होगा। इसके लिए इसे काफी पैसे भी खर्च करने होंगे। तांग संग भी समझ जाता है कि डार्क ड्रैगन क्लैन ये क्यों इतना पैसा खर्च कर पर्ल ऑफ डूम को खरीदे हैं ताकि ये क्रिस्टल सिटी पे कंट्रोल गेन कर सके। ड्रैगन क्लैन में शू वानियो इसे काफी सपोर्ट मिल रहा है नेक्स्ट हेड बनने का, मगर अभी डार्क ड्रैगन क्लैन काफी पावरफुल है जो कि इन्हें सप्रेस भी कर रहे हैं। निंग चिंग तांग संग को कहता है इस बंदे से बचकर रहने के लिए तुम आगे 2 और विन्स को जीत सकते हो। हालांकि तांग संग कहता है चिंता मत करो सब कुछ ठीक रहेगा। आज के मैच में तांग संग का फर्स्ट ही मैच होने वाला है। इस टाइम तक मी गॉन्जी भी आ जाती है अरीना में। अब तांग संग स्टेज पे आता है अपने मैच के लिए, जबकि तांग संग थैनोस का यूज नहीं कर सकता है फिर इसके कारण से पब्लिक में काफी नाराजगी भी देखा जा सकता है, मगर पब्लिक को भी सप्रेस किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बात तो करते ही है। अब तांग संग का ओपोनेंट भी निकल कर सामने आता है। ये जाओ पिंग है और ये डार्क ड्रैगन क्लैन से है और ये डार्क ड्रैगन क्लैन का सक्सेसर भी है। इनके ही क्लैन से डार्क डीमन एम्परर भी है। ये वैसे तो लो रैंकिंग पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका टैलेंट काफी कम है, मगर इनका वेल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसलिए भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्परर बन नहीं पाते हैं। टियान यांग एम्परर इनके मैच के रेफरी बने हुए हैं। ये इन दोनों को कहते हैं रेडी हो जाने के लिए। ये सुनकर जाओ पिंग अपने पर्ल ऑफ डूम को बाहर निकालता है। इसके आते ही एक स्ट्रेंज लाइट भी इमिट होना स्टार्ट होता है। ये देखकर तांग संग अपने हाथों को आगे करता है और इसके हाथों में ड्रैगन स्पीयर आता है, जो कि ऑक्शन में ये खरीदा भी था। जब ये इसमें अपने लाइफ एनर्जी को डालता है फिर इससे काफी स्ट्रेंज लाइट भी इमिट होता है। तांग संग का पूरा ही बॉडी इस टाइम पे गोल्डन ऑरा में कवर हो जाता है। इसे देखकर टियान यांग एम्परर भी सरप्राइज होते हैं। इन्हें अंदर ही अंदर यकीन था कि तांग संग अभी भी इस कंपटीशन में फाइट कर ही सकता है और इस चमत्कार को क्रिएट कर सकता है। ये कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। टियान यांग एम्परर अब फाइट को स्टार्ट करने को कहते हैं। फाइट स्टार्ट होते ही जाओ पिंग ये अपने पर्ल ऑफ डूम को आगे करता है। ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि ये ब्लू गोल्ड क्लैन के चीफ से दोस्ती भी करे। इसके पर्ल ऑफ डूम से डार्क ब्लू लाइट रिलीज होता है। इसके पावर को कोई भी देख नहीं सकता, जबकि ये लक एनर्जी है
तो फिर बस इसे फील ही किया जा सकता है। इधर तांगसंग भी अपने ड्रैगन स्पीयर को ऊपर की ओर करता है जिससे गोल्डन लाइट शूट होता है। तांगसंग के बॉडी से लाइफ एनर्जी भी काफी रिलीज होता है और इसके पीछे से ट्री एंसेस्टर का इमेज भी बनकर रेडी होता है। एम्परर भी इस सीन को देखते हैं। ये इमेज छोटा नहीं है बल्कि ये 1000 मीटर से भी ज्यादा बड़ा इमेज है। इसे देखकर हेवनली एम्परर को किंग कॉन्ग एम्परर का याद आ जाता है कि वो कैसे मारा गया था। उस टाइम पे ट्री एंसेस्टर का भी इमेज बनकर रेडी हुआ था। ये सोचते हैं तांगसंग यहाँ पे ट्री एंसेस्टर के पावर को यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये ट्री एंसेस्टर से काफी दूरी पे है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है यहाँ पे। लेकिन अभी सभी को लाइफ एनर्जी इतना ज्यादा फील होता है जैसा कि ट्री एंसेस्टर का ही ये पावर हो। ट्री एंसेस्टर इस पूरे ही प्लेन के सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, पर यहाँ पे भी लाइफ एनर्जी है तो इनका पावर यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। निंग चेंग भी सीन को देख रहा है और सोचता है पर्ल ऑफ डूम में बैड लक भरा हुआ है। लेकिन अभी तांगसंग ट्री एंसेस्टर के डिवाइन पावर को यूज कर रहा है और क्या बैड लक एक डिवाइन पावर को डिफीट कर सकेगा। ये पावर बिल्कुल ही सिमिलर है तांगसंग के फेथ पावर से जो कि इसे ओशियन में मिलता है। इस मैच से पहले जिंग आंगू के साथ में तांगसंग लाइफ एनर्जी और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के साथ में फ्यूजन को शो किया था, मगर इस टाइम पे तांगसंग ड्रैगन स्पीयर जो कि लाइट एलिमेंट के पावर को शो करता है, इसके साथ में तांगसंग अपने लाइफ एनर्जी का फ्यूजन को शो करता है जो कि और भी पावरफुल फ्यूजन है, जबकि दोनों एक साथ में रिलेटेड है। लाइट एनर्जी लाइफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। डिवाइन पावर के आगे में जाओ पेंग का पर्ल ऑफ डूम में काम नहीं करता। जो डार्कनेस इसके कारण से फैला है डिवाइन पावर के आगे ये खत्म होने लगता है और डिवाइन पावर से एक व्हाइट गोल्डन ड्रैगन का भी एक इमेज बनकर रेडी होता है जो कि जोर जोर से चिल्ला भी रहा है, जिसके कारण से डार्कनेस भी यहाँ पे फटने लगता है। हालांकि इसके कारण से डार्कनेस में जो बैड लक भरा हुआ है ये बेकाबू हो जाता है और इसके कारण से काफी खतरनाक सिचुएशन भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है। इस सीन को देखकर इधर डार्क डीमन एम्परर कहते हैं तिहानु एम्परर मेरे क्लैन के बंदे को सेव कर लो, लगता है कि ये मुसीबत में है। तिहानु एम्परर भी समझ जाते हैं अगर बैड लक यहाँ पे रिलीज हो जाता है तो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। डार्क डीमन एम्परर कहते हैं तुम्हें इस बैड लक को कंट्रोल करना होगा। तुरंत ही अब डार्क डीमन एम्परर जाओपेंग के पास में आ जाते हैं। तिहानु एम्परर भी इस टाइम पे फाइट सीन के पास में आ जाते हैं और इनका 9 टेल फॉक्स का इमेज भी बनकर रेडी हो जाता है जो कि डूम पर्ल को अपने अंदर ही खींच रहा होता है। इधर टियानयांग एम्परर भी तांगसंग के पास में होते हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उनका सनफ्लावर निकलकर सामने आता है जो कि एक सन से कम भी नहीं दिखता। इस टाइम पे बैटल ऑफ एम्परर का कंपटीशन का कोई भी परवाह नहीं कर रहा। टियानयांग एम्परर ये काफी गुस्से में दूसरे साइड को देख रहे हैं। इधर जाओ पेंगे इसके हाथ में इसका दूसरा आर्टिफैक्ट भी है और जबकि इसका साइड में काफी बैड लक है फिर इसका ओपोनेंट ऑटोमेटिकली अटैक भी कर रहा होता है। इधर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तिहानु एम्परर ऑलरेडी डूम ऑफ पर्ल को हैंडल कर रहे हैं। तांगसंग खुद के डिवाइन पावर को और साथ ही लाइफ एनर्जी को इतना ज्यादा होली ड्रैगन स्पीयर में डाल देता है कि ये बिल्कुल ही अब गोल्डन कलर में शाइन करने लगता है और इतना डिवाइन पावर यहाँ पे आ जाता है इससे निकल कर की ये सॉलिड भी होने लगता है। टियानयांग एम्परर इस टाइम पे सिर्फ डार्क डीमन एम्परर को घूर रहे होते हैं। तिहानु एम्परर कहता है मैं भी इस टाइम पे एक्शन इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि अगर ये पर्ल ऑफ डूम में बेकाबू हो गया फिर ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो सकता है इसके कारण से। ये सुनकर तांगसंग स्माइल करते हुए कहता है तो फिर ठीक है फ्यूचर में मैं इस डिवाइन पावर को यूज नहीं करूंगा इस कॉम्पिटिशन में। इस टाइम पे तांगसंग भी काफी चालाकी से काम लेता है जबकि इससे पहले भी तांगसंग को थैनोस ड्रैगन को यूज करने से मना कर दिया गया था और अब ये सीन क्रिएट हो चुका है और अब इसके डिवाइन पावर पे बात आ चुका है। फिर दूसरे भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि तांगसंग को अनसटर कोड टारगेट कर रहा है जानबूझकर बार बार। अब तिहानु एम्परर अपने दिमाग को चलाते हुए कहते हैं चीफ जिन आप मेरे बातों को गलत समझ लिए हो, मैं नहीं आपको बोल रहा कि आप अपने डिवाइन पावर को यूज मत करो, इससे तो अनसटर कोड को ही बेनिफिट होगा और सभी रेस अपने टैलेंट का यूज तो कर ही सकते हैं। इधर टियानयांग एम्परर इस मैच को अब खत्म कर देते हैं और तांगसंग को इस मैच का विनर अनाउंस कर देते हैं। इस टाइम पे ऑडियंस भी बात करने लगते हैं कि अमिटी कॉइन वॉरी के साथ में गलत हो रहा है। इस फाइट में एम्परर के बीच में भी काफी गर्मा गर्मी भी हो चुका है, लेकिन एक बात तो है इस फाइट के बाद अब तांगसंग के पास टोटल 12 पॉइंट हो चुके हैं और ये फाइनल में भी चला गया है। अब ये मेल कैंडिडेट में फर्स्ट पोजीशन पे भी चल रहा है जिसे सभी वीक समझ रहे थे ये आगे लीड कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि किसी को भी नहीं पता कि ये नेक्स्ट मैच में कौन सा ट्रिक और कौन सा वेपन को यूज करने वाला है, इस कारण से भी इसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तांगसंग को वैसे भी इस फाइट के बाद अब काफी पॉपुलैरिटी भी मिलता है। जब तांगसंग वेटिंग रूम में आ जाता है निंग चेंग यहाँ पे होता है और ये कहता है चीफ जिन मैं आपसे फाइट में मिलना नहीं चाहूंगा। अब मैं समझ गया हूँ आप अपने काफी पावर को हाइड करके रखे हुए थे। मैं तो पहले सोचा करता था कि मैं अनलकी था कि मैं आपसे फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, मगर अब मुझे समझ में आ गया कि मैं लकी था कि मैं आपसे फाइट नहीं कर पा रहा था। कौन सोच सकता है कि चीफ जिन ये एम्परर को भी गुस्सा दिला सकते हैं और अभी सबसे आगे भी चल रहे हैं इस कंपटीशन में। ये सुनने के बाद तांगसंग से कहता है हमारे नेक्स्ट मैच में अगर तुम चाहो तो फिर मैं हार मान सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। ये सुनकर निंग चेंग भी काफी सरप्राइज होता है कि ये ऐसा करने को भी रेडी है। ये जानता है कि अब तो ये तांगसंग को डिफीट नहीं कर सकेगा। निंग चेंग पूछता है कौन सा प्रॉमिस। इस पे तांगसंग कहता है अगर एक दिन जब मैं अपने एम्परर बनने के ट्रायल को पूरा करने अनसटर कोर्ट में आऊंगा फिर उस टाइम पे मुझे मैन विद डीमन एम्परर से सपोर्ट चाहिए। ये सुनकर ये भी सरप्राइज होता है कि चीफ जिंग ये सोच रहे हैं कि ये ऑलरेडी एम्परर के पोजीशन को हासिल कर चुके हैं। निंग चेंग कहता है मैं इस पे कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, इस बारे में मुझे जाकर पहले पूछना होगा। तांगसंग पे कहता है ठीक है मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। इधर नेक्स्ट फाइट भी अब स्टार्ट होने वाला है। मी गोंजी का बारी आता है इस बार फाइट करने का और इसकी ओपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग ही होगी। अगर ये इस मैच को जीत जाती है फिर इसके पास भी टोटल 8 पॉइंट हो जाएगा। मी गोंजी की ओपोनेंट इस बार सनफ्लावर क्लैन से है और इसका नाम है जी चेन है। दोनों ही अब स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इन दोनों का फाइट भी स्टार्ट होता है। फाइट स्टार्ट होते ही जी चेन इसके बॉडी से फ्लेम काफी
निकलते हैं और ऐसा लगता है कि डोमेन ऑफ फायर ही आ चुका है। इधर मी गॉन्जी भी अपने स्पेस डोर को यूज करती है। एक के बाद एक स्पेस डोर ओपन और क्लोज होता जाता है। ऑडियंस भी इस फाइट को देख रहे हैं और ये भी काफी चिल्लाते हैं, चीयर करते हैं इस फाइट को देखकर। ये बैटल दोनों साइड से काफी इंपॉर्टेंट भी है, फिर ये दोनों साइड भी काफी केयरफुल भी फाइट कर रहे हैं। तांगसंग भी इस फाइट को देख रहा है और ऑडियंस के चीयर करने का आवाज को भी सुनता है। अभी वैसे कॉम्पिटिशन में ज्यादा पॉपुलैरिटी तांगसंग का ही चल रहा होता है, लेकिन इससे तांगसंग को ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है कि ये अपने लो प्रोफाइल को अब मेंटेन नहीं कर सकेगा। जी चेन ये जानती है कि मी गॉन्जी का पावर क्या है और ये इसके बारे में स्टडी भी की है। ये जानती है कि मी गॉन्जी स्पेस पावर से फाइट तो जीत नहीं सकेगी, मगर इसका असुरा स्वॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण से भी ये अपने फायर को पूरी तरह से फैला देती है। मी गॉन्जी भी अब अपने असुरा स्वॉर्ड को बाहर निकालती है। इसके बाहर आते ही अब ये इसके पावर को कंडेंस करना स्टार्ट करती है। ये देखकर निंगचेंग भी रिएक्ट करती है और फायर पुलर को निकालकर सामने लाती है। काफी बड़े बड़े सनफ्लावर निकलकर सामने आते हैं जो कि फायर में लिपटे हुए होते हैं। ऑडियंस भी इस टाइम पे शांत होकर इस सीन को देख ही रहे होते हैं। निंगचेंग ये भी अपने दिमाग का यूज करती है। जी चेन सोचती है मी गॉन्जी का असुरा स्वॉर्ड इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इस लामोकियान का फाइट याद आता है। जब ये स्वॉर्ड बाहर आता है फिर ये अटैक करना बंद कर देती है। इधर मी गॉन्जी अपने ओपोनेंट के इस तरह के रिएक्शन को देखकर ये भी सरप्राइज है और ये सोचती है चल क्या रहा है, ये क्या करना चाहती है, मगर ये ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अपने असुरा स्वॉर्ड के पावर को कंडेंस करती है जो कि गुड पावर होता है। रेड लाइट फ्लिकर करता है। इमॉर्टल एम्परर ये भी ऊपर एयर में ही होते हैं और इनका फाइट को देख रहे हैं। दोनों ही साइड में कोई भी कम नहीं है, दोनों ही काफी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग भी हैं। मी गॉन्जी अपने स्वॉर्ड के साथ में आगे बढ़ती है। इधर साइड में लामोकियान भी इस फाइट को देख रही है और अपने मैच के बारे में याद करती है। इसे याद था जब ये असुरा स्वॉर्ड के पावर को देखी थी, इसे लगा था कि ये इसके पावर को ब्लॉक कर सकती है, मगर जब असुरा स्वॉर्ड का पावर इसके पास में आया फिर ये टोटली उस पावर के अंडर में दब गई थी और हैंडल भी नहीं कर सकी। इधर इस फाइट में जी चेन अपने सुपर आर्टिफैक्ट को निकालती है, इमॉर्टल बॉडी को। इसे देखकर निंगचेंग भी सरप्राइज है और सोचता है ये तो वही आइटम है जो कि सुपर ऑप्शन में सबसे लास्ट और नंबर 1 आइटम था। इमॉर्टल गोल्डन बॉडी एक काफी पावरफुल डिफेंस आर्टिफैक्ट है। ये इमॉर्टल गोल्डन बॉडी एक फायर टाइप डिफेंस आर्टिफैक्ट है जिसके कारण से फायर यूजर का पावर भी इंक्रीज करता है और जी चेंग ये फायर यूजर ही तो है, दूसरे कैंडिडेट भी इनका फाइट को देख रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस आर्टिफैक्ट वर्सेस सुरा स्वॉर्ड अभी चल रहा है। ये आर्टिफैक्ट सेल करने वाले इमॉर्टल डीमन एम्परर ही है। अगर इनके आर्टिफैक्ट के कारण से मी गॉन्जी हारती है फिर ये भी काफी सैड फील करेंगे कि इनके कारण से ये हार गई है। जैसे ही अब इन दोनों का कॉलिजन होता है फिर काफी जोरदार एनर्जी फ्लो करता है। इस कॉलिजन में जी चेन ये मी गॉन्जी के असुरा स्वॉर्ड को रोक सकी है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मी गॉन्जी इधर इसका एक्सप्रेशन भी काफी डल हो जाता है। मी गॉन्जी का असुरा स्वॉर्ड गायब होता है। अब इसके जगह पे इसका शैडो डीमन स्वॉर्ड निकल कर सामने आता है। जैसा ही ये आता है यहाँ पे फायर कॉलम पे ये अटैक करना स्टार्ट करता है यहाँ पे, मगर तुरंत ही मी गॉन्जी को फायर कॉलम चारों ओर से घेर लेते हैं और ये इसके अंदर में चली जाती है। इस पे इमॉर्टल डीमन एम्परर भी काफी सरप्राइज होते हैं। इधर शू क्वीन भी इस सीन को देखकर पैनिक करने लगती है। ऑडियंस पे इस टाइम पे सरप्राइज होकर ही देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ऑडियंस को भी यकीन नहीं आता कि असुरा स्वॉर्ड का अटैक इमॉर्टल बॉडी भी हैंडल कर सकेगा। इधर मी गॉन्जी तुरंत ही एयर में अपीयर होती है। इसके बॉडी से किलिंग ऑरा भी काफी रिलीज होता है। ये 11 टियर के पीक तक पे कल्टीवेट की है, फिर कल्टीवेशन में ये पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर जी चेन इसका सनफ्लावर पैलेस से और भी इंटेंसिफाई हो जाता है। ये देखती है कि इसके ओपोनेंट से काफी किलिंग ऑरा भी आ रहा है जो कि सभी थिंग्स को फ्रीज भी कर रहा है और साथ ही डिवाइन सेंसर से इस पे अटैक भी हो रहा है। इसके कारण से जी चेन इसका अपने ही सनफ्लावर से कनेक्शन भी ब्रेक होता है और इसका डिवाइन सेंसर भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके बॉडी में पेन भी होने लगता है और साथ ही इससे इंटरनली डैमेज भी आता है। ऑडियंस भी देखते हैं कि मी गॉन्जी आगे जाकर जी चेन के साथ में कोलाइड करती है और अपने शैडो डीमन स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। जब ये स्मोक क्लियर होता है फिर सभी लोग देखते हैं कि मी गॉन्जी जी चेन के गर्दन को पकड़ी हुई है और ये एक हाथ से पकड़कर ऊपर एयर में लिफ्ट की हुई है। इस सीन को देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। इमॉर्टल डीमन एम्परर भी इस सीन को देखते हैं। फीमेल प्लेयर में कैंडिडेट्स ज्यादा नहीं है, मगर इनमें से मी गॉन्जी टॉप पे चल रही है। इस फाइट को भी ये जीत चुकी है। अब इसे जीतने के बाद इसका टोटल 4 विन हो चुका है और टोटल 8 पॉइंट इसे मिल जाते हैं। इस फाइट में मी गॉन्जी फर्स्ट टाइम ही शैडो डीमन स्वॉर्ड को यूज भी की है। शैडो डीमन स्वॉर्ड का रियल एबिलिटी कॉपी करने का है, फिर ये असुरा स्वॉर्ड को भी कॉपी करता है और उसके 50% पावर को यूज भी कर सकता है। आज तांगसंग और मी गॉन्जी इन दोनों का फाइट भी काफी अमेजिंग था। ऑडियंस भी इन दोनों का फाइट से काफी सेटिस्फाइड भी है। तांगसंग भी मी गॉन्जी का फाइट को देखकर सोचता है लगता है कि मी गॉन्जी अब बड़ी हो गई है। निंगचेंग तांगसंग को कहता है ब्रदर तुमने सही वुमन को चूज किया है, मैंने सोचा भी नहीं था ये इतना पावरफुल भी हो सकती है। ये कहता है अगर मैं शादीशुदा नहीं होता फिर मैं इसके पीछे तो जरूर पड़ जाता। ये सुनकर तांगसंग से कहता है हाँ मगर मैं ऐसा होने दूंगा तो ना। तांगसंग इसके बाद में अब अपने एल्डर के पास में आता है। ग्रेट एल्डर ब्लू गोल्ड क्लैन के तांगसंग को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं चीफ मैं नहीं जानता था कि आप अपने पावर को इतना हाइड भी कर रहे हो। आप सच में फाइनल में आ चुके हो। आपके जैसा ग्रेट चीफ हमारे क्लैन को कभी भी मिल नहीं सकेगा। तांगसंग इन्हें कहता है मैं अभी भी 3 एंसेस्टर इनहेरिटेंस को कैरी नहीं करता और न ही मैंने कभी भी अपने पावर को हाइड किया हूँ। किंग कॉन्ग एम्परर का टाइम उस टाइम पे भी मैं अपने ही पावर को यूज किया था, मैंने 3 एंसेस्टर को समन नहीं किया था। ये सुनकर मियाओसन भी सरप्राइज होती है। ग्रेट एल्डर भी समझ जाते हैं इनका चीफ अभी एम्परर लेवल पर नहीं गया, मगर ये एक लो लेवल एम्परर के बंदे से फाइट भी कर सकते हैं। तांगसंग कहता है ठीक है हम चलते हैं अब और जाकर रेस्ट करते हैं। तांगसंग अपना पोजीशन अभी सिक्योर कर लिया है, मगर अभी
भी शू आनियो, जिंग आंगो और निंग चेंग इन्हें फाइट करना ही होगा अपनी पोजीशन के लिए। निंग चेंग अब तक 2 मैच को जीत चुका है, अगर ये थर्ड को जीत जाता है फिर ये शू आनियो के पोजीशन तक में चला जाएगा। तांगसंग निंग चेंग को ऑफर इसलिए भी किया है क्योंकि फ्यूचर में इसे हेल्प का भी काफी जरूरत पड़ेगा और ये पहले से ही प्रिपरेशन करना चाहता है। बीहीमथ डीमन क्लैन का परफॉर्मेंस इस बार खराब है, मगर ये काफी पावरफुल क्लैन भी है। इस कॉम्पिटिशन में ड्रैगन क्लैन का होप है अब शू आनियो पे ही डिपेंड करता है। फिनिक्स क्लैन के बंदे इस कॉम्पिटिशन में कुछ खास कर ना सके हैं, मगर इमोर्टल डीमन एम्परर को पता है कि मी गोंजी काफी अच्छा कर रही है और इसके पास फिनिक्स ब्लड लाइन भी है। अब ये बात तो कोई भी नहीं जानता है। फीमेल प्लेयर के साइड में मी गोंजी, इसका कोई भी ओपोनेंट अब बचा नहीं जिससे इसे फाइट भी करना है। फिर ये फाइनल में इंटर कर जाती है। अब तक सभी थिंग्स तो प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। नेक्स्ट फीमेल प्लेयर भी अब ये मेल प्लेयर से भी फाइट कर सकेंगी और शायद मी गोंजी का बैटल शू आनियो के साथ में भी हो सकता है, लेकिन मी गोंजी से अवॉइड करना चाहती है। अब आगे के फाइट में तांगसांग अरीना में नहीं आता, जबकि इसका काम अभी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। तो फिर इस बात से दूसरे भी सोचते हैं नेक्स्ट ये क्या प्लान कर रहा है। ऑडियंस भी इसका फाइट को देखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें भी वेट ही करना होगा। जिंग मियालुंग जो कि तांगसांग है, इसे टोटल 6 विन्स मिल चुके हैं, इसके साथ इसका 12 पॉइंट हो चुका है। शू आनियो मेल प्लेयर में से इसके पास वो टैलेंट है कि ये तांगसांग के इतना पॉइंट को हासिल कर सकेगा, जबकि तांगसांग नहीं है और ऑडियंस को इसका बैटल काफी पसंद आता है। फिर कॉम्पिटिशन में ऑडियंस को अब मजा नहीं आ रहा और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।